नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज हम जो टॉपिक आपके बीच में लेके आए हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया के हर घर का बच्चा एक अलग ही टैलेंट लेके पैदा होता है। उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं जिसको हमने स्टार्टअप कहने लग गए हैं हम। वो कुछ नया करना चाहता है, तो नया कैसे करा जाए, लेकिन उसको बहुत सारे रास्ते नहीं पता होते हैं कि उसको कैसे करना चाहिए। तो आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ये स्टार्टअप को लेके है। स्टार्टअप की शुरुआत कैसे होती है और शुरुआत के साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर्स, फंडिंग्स, सारी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। और अगर आपके दिमाग में स्टार्टअप को लेके कुछ भी है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमने इसके डिस्कशन के लिए इंडिया के एक्सपर्ट सीए नवीन अग्रवाल जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। थैंक यू सी विनीश जी, जिन्होंने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया और हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टार्टअप उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि टॉपिक बहुत रेलेवेंट है क्योंकि आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है और इंडिया का यूथ टैलेंटेड भी है। तो उसको अगर सही डायरेक्शन में गाइड करा जाए तो वो बहुत कुछ बेटर अचीव कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, बिजनेस क्या होता है? देखिए, बिजनेस हम नॉर्मल वे में कहें तो बिजनेस कोई भी एक्टिविटी अगर हम एक प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से करते हैं तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। और स्टार्टअप को समझने के लिए आई थिंक बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनको आप कलेक्ट करते हो तब जाकर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हम आसपास देखते हैं इतने सारे रनिंग बिजनेस हैं। वो लोग बेसिक चीज़ें कहूँ तो किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हमें एक बेसिक कैपिटल की ज़रूरत होती है, या हमें एक उस जगह की ज़रूरत होती है, एक प्लेस की, एक लैंड की ज़रूरत होती है, और उसको कैसे सेटअप करें, इन सब चीज़ों की ज़रूरत के साथ हम एक बिज़नेस शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्या क्या एलिमेंट्स बिजनेस के लिए आपके पास होने चाहिए? जैसे आपने भी बताया कैपिटल, लैंड, क्या कोई और एलिमेंट भी है जो होना चाहिए? हाँ, हमारे पास कैपिटल, लैंड, ये बेसिक एलिमेंट है। उसके अलावा मैं कहूँ तो हमें एक टीम की ज़रूरत होती है, अच्छी टीम जो हमारे लिए काम करे। जितने भी लार्ज बिजनेस हैं वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि उनके बिजनेस ओनर अच्छे थे, बल्कि इसलिए भी सक्सेसफुल हुए क्योंकि उनके पास एक अच्छी टीम थी। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप की भी ज़रूरत होती है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि एक अंदर से उनका मोटिवेशन कितना है, क्या वो बिज़नेस को एक लार्ज स्केल पर ले जाना चाहते हैं, क्या गोल्स, किस ज़ील के साथ, किस आइडिया, किस इनोवेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और उसको वो किस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, एक लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आते हैं। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को बनाने में। तो सर चलिए, बिजनेस हम लोग ने समझ लिया, स्टार्टअप क्या होता है? और मतलब अगर सरल शब्दों में कहूँ, स्टार्टअप क्या चीज़ है? स्टार्टअप, इसके लिए मैं ऑडियंस का ध्यान भी लेना चाहूँगा कि हर बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता, बट हाँ, सारे स्टार्टअप एक बिजनेस होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्टअप और बिजनेस में एक डिफरेंस है कि स्टार्टअप हमेशा इनोवेशन की बातें करता है। स्टार्टअप इनोवेशन के थ्रू किसी ऐसी नीड को, मार्केट को, उसको फिलअप करता है जिससे कि वो एक लार्ज स्केल पर सर्विसेज या प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। तो अगर हम बात करें सही मायनों में तो स्टार्टअप बिजनेस ही है, बट एक ऐसा बिजनेस है जो स्केलेबल है, जो लार्ज स्केल सर्विस प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम कोई बिजनेस है जिसकी रिस्ट्रिक्शन है और जो ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, उसको हम बिजनेस कहेंगे। अगर वो स्केल हो सकता है देन वी विल कॉल इट अ स्टार्टअप। क्योंकि मेरी जहाँ तक की स्टडी है, इज़राइल शायद वो कंट्री है जहाँ पे स्टार्टअप सबसे ज़्यादा होते हैं, और वहाँ की कंट्री एक बहुत बड़ा अपना फंड रिसर्च में खर्च करती है। बिल्कुल। क्या इंडिया सेकंड नंबर पे है अब, या फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे? देखिए, अभी हम कहीं एक डेवलपिंग स्टेज पर हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि किसी रैंकिंग को देना सही रहेगा। हाँ, इजराइल ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी थी क्योंकि उन्होंने एक इकोसिस्टम देना शुरू किया, बट इंडिया में इसकी शुरुआत 2016 में हुई। इजराइल बहुत पहले से इन चीज़ों पे काम कर रहा है। उन्होंने न केवल स्टार्टअप पे बल्कि किसी भी तरीके की रिसर्च के लिए, इवन उसके फेल हो जाने पर भी वो उसको ऐसा नहीं कि उसके बाद वो अगर आगे एलिजिबल नहीं होता, उसको दोबारा फंड देकर किसी और नए आइडिया के लिए मोटिवेट करते हैं। इंडिया में विज्ञान भवन में 2016 में मोदी जी ने लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया। तब से स्टार्टअप को एक अलग स्पीड मिली, लोगों का ध्यान उस पर और गया, फॉर्मली रिकॉग्नाइज
हुआ इंडिया में तो कहूँ मैं 2016 में। ठीक है सर, लोगों के पास आइडियाज़ हैं बहुत सारे स्टार्टअप को लेके। अगर स्टार्टअप में के आइडिया मेरे पास हैं तो मुझे उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, स्टार्टअप को रजिस्टर करने के लिए आपको पहले तो अगर कहूँ गवर्नमेंट इंसेंटिव के साथ जाना है तो सबसे बढ़िया है कि आप उसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करें। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए अब सिंगल 1% कंपनी भी आ चुकी है, तो आप 1% कंपनी या मिनिमम 2 डायरेक्टर के साथ कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। और आप चाहें तो वैसे कम आइडियल है कि आप LLP बनाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो यू शुड फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे नॉर्मल KYC और उसके साथ एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। देन आगे आप स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करने के लिए फर्दर डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी क्या एलिजिबल होती है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए? देखिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती हैं एलिजिबल, लेकिन उनके साथ एक कहीं ना कहीं फंड कॉन्स्ट्रेंट आते हैं कि जहाँ पर अगर आप कहे पार्टनरशिप फर्म में अगर आप नया इन्वेस्टर ऐड करते हैं तो उसका लीगल फ्रेमवर्क उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें कम्बरसम प्रोसेसेस हैं। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नए फंड रेज करना, नए शेयर्स इशू करना, उनको शामिल करना इन्वेस्टर्स को, उसमें ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। ओके, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 लोगों से भी बन सकती है और OPC 1% कंपनी बन सकती है। ये बेस्ट सजेशंस हैं, ये हो सकती है। ये रजिस्टर करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप सर क्या होता है? सर, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट है DPIIT, जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड। वो उसके अंदर आपको रिकॉग्नाइज होना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के साथ जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक अपने बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी डिटेल है, आप बिजनेस क्या करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आपने सेटअप कर लिया है, आप केवल अपना आइडिया वहाँ पे शेयर करिए, तो वो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट वहाँ से इशू होता है। उसके बाद आप बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है सर, तो स्टार्टअप मैंने बना ली, अपनी 1% कंपनी या 2% कंपनी मिलकर प्राइवेट लिमिटेड बना ली और मैंने उसको DPIIT में अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर मैं फंडिंग लेना चाह रहा हूँ तो फंडिंग के क्या क्या ऑप्शंस हैं? मेरे पास आइडिया है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। देखिए, ये तो सबसे बड़ा एक सबसे पहली प्रॉब्लम अगर कहूँ कोई एंटरप्रेन्योर फेस करता है तो वो फंड्स की फेस करता है कि आइडिया अच्छा है, प्रोडक्ट बना सकता है, तो बेसिक अगर मैं कहूँ फर्स्ट स्टार्ट तो खैर अपने पॉकेट से ही होता है। उसको हम लोग स्टार्टअप की डेफिनेशन में कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। ओके, सो वट एवर मनी वी आर पुटिंग इन द स्टार्टअप, हम उसको बूटस्ट्रैपिंग बोलेंगे या इनिशियल कैपिटल बोल सकते हैं आप उसको। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में शायद जाएंगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स से कुछ और फंड्स एक्वायर करेंगे। अदरवाइज हम जाते हैं फॉर्मल वे में, तो वी विल कॉल इट अ एंजल फंडिंग। एंजल फंडिंग में हम किसी भी एक एंजल इन्वेस्टर को जो हमारे लिए फर्स्ट इन्वेस्टर बनता है, उससे हम एक फंड एक्वायर करते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो सबसे सस्ता स्टेक इन्वेस्टर को उसी से मिलता है और सबसे ज़्यादा कॉस्टिक जो है वो वहाँ पर स्टार्टअप के लिए मिलेगा कहाँ हमें? देखिए, एंजल इन्वेस्टर, मैंने कहा ना एंजल, तो इन्वेस्टर ही एंजल है, तो एंजल तो कैसे भी मिल सकता है। इट कैन बी, कुड बी, देन बहुत सारे स्टार्टअप में हम लोग देखते हैं कि उनके जो भी को फाउंडर रहे या उनके कोई फैमिली फ्रेंड ने या उनके किसी मेंटोर ने सबसे पहले उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अदरवाइज में जाएं, मैं फॉर्मल तरीके से कहूँ तो गवर्नमेंट ने, जैसे हमने कहा DPIIT में रजिस्टर हो जाते हैं, वहाँ पर भी एक नेटवर्क है। जैसे हम सोशल मीडिया नेटवर्क पे तो इतना टाइम स्पेंड करते हैं, बट वहाँ पर भी एक नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टर है। Okay. तो वहाँ जाकर आप नेटवर्क्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं, उनको आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे सेमिनार्स या बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इस तरीके से लोग अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर आपको पिच तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये सोर्सेज हो सकते हैं। वहाँ से मतलब हम DPIIT में सर्च करके कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टर्स, अगर आइडिया अच्छा तो हमें इजीली मिल जाता है। बाकी हम आगे भी DPIIT के कुछ फॉर्मल स्कीम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। Okay. उसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं। गवर्नमेंट भी बीच बीच में बहुत सारी स्कीम्स लाती है जिसमें स्टार्टअप को प्रमोट किया जाता है। ये कहा जाता है कि चलो स्टार्टअप आए हमारे बीच में, और मैं देख भी रहा था कि स्टडी में पिछले 4-5 सालों में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं। किसी ने कभी शायद
इतना आसानी से नहीं सोचा था कि 2 मिनट में ओला उबर आपके गेट पे होगी, 15 मिनट में आपके पास खाना आ जाएगा, आप घर बैठे सारे बिल्स। अब आप सोचिए स्टार्टअप एक मतलब आइडियाज़ आप देखिए, गूगल पे के आने से, फ़ोन पे के या इन सारे ऑनलाइन पेमेंट के आने से टॉफ़ी इंडस्ट्री बंद हो गई या बंद होने के कगार पे आ गई। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन से फ़र्क या इन सब चीज़ों से फ़र्क तो पड़ा है। तो गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिसमें कोई भी स्टार्टअप जा सकता है या वो स्कीम्स को ले सकता है? देखिए, अभी बहुत स्कीम्स चल रही हैं स्टार्टअप्स के लिए, बट मेजर मैं कवर करूं तो एक सीड फंड स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जो अभी लॉन्च हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें आप कोई भी स्टार्टअप जो 2 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, इनकॉर्पोरेशन को उसको 2 इयर्स नहीं हुए हो, तो वो अपना पहला प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, जैसे कि हम इजराइल का एग्जांपल ले रहे थे, रिसर्च के लिए वो लोग सपोर्ट करते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट एक प्रोडक्ट को, इनोवेशन को डेवलप करने के लिए आपको 20 लाख रुपए की ग्रांट देने के लिए एलिजिबल अगर पाती है तो वो आपको 20 लाख रुपए की ग्रांट देगी। इसके अलावा आपको एक 50 लाख रुपए का लोन, अप टू 50 lakhs यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ लोन, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट पर रहेगा। रेपो रेट वो रेट जिसपे बैंक आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, उसी लोन पर, यानी बिना किसी प्रॉफिट के आपको बैंक से लोन मिलेगा, जिसका रीपेमेंट भी आपको 1 साल बाद शुरू करना है। 1 साल का आपको मोनिटोरियम भी दिया जाएगा। तो अगर आप हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर जिसके पास एक अच्छा आइडिया है, तो आप अपनी एक इन्वेस्टर पिच, एक प्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं, तो एक पिच डेक प्रिपेयर करके गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। गवर्नमेंट की एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है, वो उसको मॉनिटर करेगी और उसको सिलेक्ट करती है, तो आप उस ग्रांट और उस लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 20 लाख रुपए आपको प्रोडक्ट पे भी मिल सकता है, आइडियाज़ पे भी, और 50 लाख तक का लोन भी मिल सकता है, जो कि एक नए स्टार्टअप के लिए शायद बहुत बड़ी एनर्जी का काम करेगा और उसको उस स्टैंड पे खड़ा कर देगा। और एक बार जब कुछ भी चल जाता है तो आपके पास इन्वेस्टर्स अपने आप आने शुरू हो जाते हैं, आपके पास कैपिटल अपने आप आनी शुरू हो जाती है। अच्छा ठीक है, स्कीम्स की बात हो गई, क्या कोई और कैटेगरी स्कीम्स भी हैं कि हमारे को इस प्रोडक्ट में जाएंगे या इस सर्विस में जाएंगे तो इतनी फंडिंग्स मिल सकती हैं, या हम किसी दूसरे में जाएंगे तो अलग फंडिंग मिल सकती है? ऐसा भी कुछ सिस्टम है क्या सर? देखिए, वैसे तो कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं, जो अगर आप एक बार, मैं पहला तो एडवाइस सभी को यही करता हूँ कि कोई भी स्टार्टअप हो, आप एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, उससे जाएं, दूसरा आप उसको DPIIT में ज़रूर रिकॉग्नाइज कराएं। वहाँ आपको एक कम्युनिटी, जिसको हम बोलते हैं ना, कम्युनिटी से आप कनेक्ट हो जाते हो, स्टार्टअप की कम्युनिटी से। वहाँ पे रेगुलरली, वीकली, बल्कि हम तो अपडेट करते हैं, तो वीकली हम देते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके उसमें किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक आइडिया के लिए कोई भी स्पॉन्सर होता है और वो आपको प्राइज़ या कोलैबोरेशन के लिए ऑफर करता है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट की एक, इसके आगे भी हम बढ़ते हैं अगर स्कीम्स में, तो गवर्नमेंट एक जगह और सपोर्ट करती है। उसके लिए हम जाएंगे कि DPIIT में जब हम रिकॉग्नाइज हो गए, उसके बाद आपके पास कुछ क्लेम करने के लिए अलग ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि हम बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अब हमें स्टार्टिंग में चाहिए कि और फाइनेंशियली सपोर्ट हो हमारे लिए, तो हमारे पास टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल। सेक्शन 80 IAC के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी के लिए भी आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे DPIIT को रिकॉग्नाइज करा, उसी ही पोर्टल पर और फंक्शनैलिटीज हैं जहाँ पर हम जाएंगे और हम कोई भी 7 साल के ब्लॉक में से कोई भी 3 साल हमें 0 टैक्स पे करना है। ओके, मतलब स्टार्टअप में अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो इनकम टैक्स की भी आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। जितना भी आप प्रॉफिट अर्न करें उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना होगा। सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स एक है जो कि आगे एडजस्टेबल है, तो हम 3 साल कह सकते हैं नेट ऑफ कि हम फ्री ऑफ टैक्सेस हैं। ओके। और इसके अलावा हम जो शेयर इशू करेंगे उस पे भी एक इनकम टैक्स का सेक्शन होता है कि अगर हम फेयर मार्केट वैल्यू से हाई प्राइस पे ऑफर करते हैं तो उस पे भी, उसके जो गेन्स होते हैं उस पे भी टैक्स है, तो वो भी एग्जेम्पशन के लिए भी वो भी आप सेपरेट क्लेम कर सकते हैं। वो भी 7 में से 3 साल है क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो आप जब भी आप इशू करेंगे तब आपको एग्जेम्प्ट होगा। मतलब कितने कोई क्राइटेरिया सालों का या कभी भी? नहीं, जब भी आप करेंगे तो आपको उसकी एलिजिबिलिटी ऑफर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा एट एवरी टाइम। जैसे जब भी आप राउंड में, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम फंडिंग को लेते हैं, तो हर बार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
और कुछ रिलैक्सेशन आपको लेबर लॉज वगैरह से भी दी गई हैं। 5 साल तक आप सेल्फ सर्टिफाइड EPF ESI या लेबर लॉज का कंप्लाइंस अगर डिक्लेयर करते हैं तो कोई भी आपके यहाँ इंस्पेक्शन करने नहीं आएगा। एंड इवन प्रैक्टिकली हमने उस केसेस को हैंडल किया है, तो दे एक्सेप्टेड, डिपार्टमेंट उसको नहीं करता। बिल्कुल, तो मतलब गवर्नमेंट भी स्टार्टअप को बूस्ट अप करना चाहती है, उसी को लेके उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दे दी। इनकम टैक्स की रिबेट मिल गई आपको, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स आपको नहीं देना पड़ रहा है, लेबर EPF ESI की काफ़ी सारी आपको एग्जामिशंस मिल रही हैं, या सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका कोई भी सर्वे, रेड, इंस्पेक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं होगा फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। ये सब सारी बातें हो गई, हमने स्टार्टअप बना लिया, सब कुछ ले लिया ऑफर। लेकिन स्टार्टअप में कोई भी चीज़ देने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। तो वो प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाए? देखिए, प्रेजेंटेशन तो अगर हम कहें, जैसे हम प्रोजेक्ट फाइनेंस में जाते हैं तो हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं बैंक को, तो उसी को अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम उसे पिच डेक बोलते हैं। ओके। तो पिच डेक को प्रिपेयर करने के लिए हमें पहले तो जो एक डिटेल है बेसिक कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि मान के आप कंपनी है तो कंपनी में कौन प्रमोटर है, उसके बारे में, प्रमोटर के बैकग्राउंड से हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम कैसे इस आइडिया पे पहुंचे, आइडिया को एलेबोरेट कर सके, आइडिया क्या है, किस तरीके की मार्केट नीड को वो सपोर्ट करता है। और आइडिया के बारे में आप ये भी ऐड कर सकते हो कि आइडिया का मार्केट साइज क्या है, किस तरीके की नीड है। जैसे हम ओला उबर की बात कर रहे थे, तो मान के हम एग्जांपल लें ओला का, अगर हम पिच डेक बना रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ पर्सन ट्रैवल करते हैं इन लोकली, उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, क्या जिनको आप सोचते हो कि ये हमारी ऐप पे शिफ्ट हो सकते हैं, जितने लोग ऑनलाइन कैपेबल हैं, तो उसको सिक्वेंशली हम एलॉबरेट करते हैं। देन हम उसके बाद देखते हैं कि हमारा अपना जो ऐप है या हमारे जो भी सोल्यूशन है वो किस तरह से काम करता है, उसकी डिटेल। फिर इन्वेस्टर्स को ये बताएंगे कि आप किस फॉर्म में इन्वेस्ट करें। जैसे शेयर्स भी बहुत तरह के होते हैं, और हम लोग नॉर्मली वैसे स्टार्ट करते हैं कि हम डेट को सेफ मानते हैं, तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हम दे रहे हैं या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, तो हम उसमें क्या प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। और दूसरा हमें कि लास्ट में आते हैं कि इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। सब प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको अगर मान के कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो दे विल बी प्रेफर्ड। प्रेफरेंस से मतलब है कि उनको रीपेमेंट में प्रेफरेंस मिलेगी किसी भी टाइम पे। मतलब वो फूफा जीजा हैं कंपनी के, उनको सबसे पहले आगे बुलाया जाएगा, आ जाओ भाई तुम। फूफा जीजा तो सर कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स होते हैं क्योंकि उनको आप वो तो सीधे कोर्ट में आपको कंपेल कर सकते हैं। उसके बाद के हैं ये रिलेटिव जिनको आपको हैंडल करना है, दे विल बी गिवन अ प्रिविलेज दैट दे विल गेट द मनी फर्स्ट जब भी कंपनी कभी लिक्विडेट होगी। दूसरा, उनका एक फिक्स रीपेमेंट पीरियड है। इक्विटी शेयर्स को हम वापस नहीं करते, उनको रीसेल ही कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स हम चाहें तो कंपनी का कैपिटल बेस रिड्यूस करके उनको रीपेमेंट पीरियड भी फिक्स कर सकते हैं। हमने स्टार्टअप को लेके ऑलमोस्ट सारी बातें लगभग डिस्कस कर ली। अगर आपको लगता है कोई और बात ऐसी जो स्टार्टअप जो रजिस्टर करना चाह रहा है उसको पता होनी चाहिए, अगर आप बताना चाहें अपनी तरफ से तो आप बता सकते हैं सर। देखिए, बहुत सारी टर्म्स हैं, मतलब स्टार्टअप और बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो पहला तो मैंने डिफरेंस आपको बताया कि स्केलेबल हो तो आप स्टार्टअप हो। स्टार्टअप में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्म्स नए आ जाते हैं, जैसे बूटस्ट्रैपिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, एंजल इन्वेस्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि आपको एंजल इन्वेस्टर के बाद जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कई राउंड्स ऑफ फंडिंग लेने होते हैं, यानी कई बार हम फंड लेते हैं। हर बार जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बड़े शेयर्स के अलग टाइप के साथ लॉन्च करते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। जैसे आप वो पूछेंगे कि आपका बर्निंग रेट क्या है, तो कैश बर्न करना कहते हैं। जो हम लोग देखते हैं ना, जितना इंसेंटिव हमें पेटीएम से मिलता है, कैशबैक्स मिलते हैं, ये सब होते हैं, तो ये सब अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं कि नए यूजर्स। तो बर्निंग रेट्स के अकॉर्डिंग कैश बर्न करके हम कितना कस्टमर बेस एक्वायर करेंगे, इस पे भी फंडिंग चलती है। आगे आपकी जो वैल्यूएशन होती है वो अलग अलग लेवल पर है। या हम कहते हैं कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गया, तो यूनिकॉर्न किस स्टार्टअप को बोलेंगे? वो स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो चुकी है, उसको हम यूनिकॉर्न। हमारे इंडिया में कितने यूनिकॉर्न है सर? हमारे इंडिया में तो सर डे बाय डे नए लॉन्च हो जा रहे हैं। अच्छा।
मैं नंबर्स तो अभी आपको शायद डेटा कंफर्म ना कर पाऊँ, बट आई थिंक मोर देन हंड्रेड्स वी हैव यूनिकॉर्न्स अच्छा हैं अपने इंडिया इन में? इंडिया, यस। ओके। और अभी यूनिकॉर्न्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्रैगन, तो अच्छा। ड्रैगन किसको बोलेंगे? ड्रैगन इज स्टार्टअप जो एक बार में ही $1 बिलियन का फंड रेज कर जाए। ओके। तो ऊबर इज एन एग्जाम्पल। अभी हम ओला ऊबर कर रहे थे, ऊबर ने किया $1 था। बिलियन एक ही बार में रेज किया था। मतलब So, ऊबर उसे- ड्रैगन क्रॉस कर चुका है। हाँ, सो तो रैपिडली इसको ग्रो करते हैं। और एक मूवी भी आई थी अभी, पिच, जो सोनी लिव पर है। बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें सर। पाइवट का कॉन्सेप्ट दिखाया था कि पाइवट करते हैं वो लोग अपने, जब स्टार्टअप अपने मेन आइडिया से हटकर कुछ अलग आइडिया करता है तो उसको हम पाइवट बोलते हैं। शिफ्टिंग करते हो, अगर आप अपने आइडिया में एक बहुत बड़ा चेंज लाते हो। तो ये टर्मिनोलॉजी जब आपको पता होती है तो आप कंफर्टेबली उस कम्युनिटी में आप चीज़ें समझ पाते हो। या हमारी बात भी, हम किसी बातों में कोई टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि उन टर्मिनोलॉजी को भी साथ समझना में चाहिए। स्टडी करें, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप तो आपके स्टार्टअप लिए में आ रहे हेल्पफुल हो हैं, जाएगा। स्टार्टअप में आ रहे हैं तो आपको उसके एटलीस्ट टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर से डिस्कशन करेंगे, मिनिस्ट्री में भी जाएंगे, कई डिपार्टमेंट्स में भी जाएंगे, तो आपको वो सारे टर्म्स पता होने चाहिए। बिल्कुल सर, आपने स्टार्टअप्स की बारीकियों को इतने सरल शब्दों में समझाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी यूज़र्स हमारे इस वीडियो को देखेंगे 100% उनको बेनिफिट मिलेगा और वो अपने काम इजीली कर सकेंगे और समझ सकेंगे उन टर्म्स को भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सर कुछ कह रहे थे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि सीए विनीश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और बहुत ही अच्छी वीडियोस सर लाते हैं, तो उसके लिए चैनल को धन्यवाद सब्सक्राइब सर। जरूर करें। धन्यवाद सर।